चंद्रगुप्त मौर्य वो शख्सियत है जिन्होंने न सिर्फ एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि भारत को एक सूत्र में बांधने का सपना देखा और उसे पूरा किया। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त की कहानी बचपन के संघर्ष से शुरू होती है और एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में समाप्त होती है। तो चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं और जानते हैं उनके जीवन के हर पहलू को विस्तार से। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म एक रहस्यमयी परिस्थितियों में हुआ था। इतिहासकारों के बीच उनके जन्म और परिवार को लेकर कई मतभेद हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार उनका जन्म 340 ईसा पूर्व के आसपास पाटलिपुत्र में हुआ था, जो उस समय मगध का केंद्र था। जैन और बौद्ध ग्रंथों में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त का संबंध मौर्य वंश से था, जो एक क्षत्रिय कुल था। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वे एक साधारण परिवार से आए थे, शायद एक चरवाहे या गरीब परिवार से। जैन ग्रंथों में लिखा है कि उनकी मां का नाम मूरा था, जिससे मौर्य नाम की उत्पत्ति हुई। लेकिन यह भी कहा जाता है कि मौर्य एक क्षत्रिय कुल था, जो मोरों, मयूरों से जुड़ा था, और चंद्रगुप्त उस कुल के वंशज थे। एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार चंद्रगुप्त के पिता एक छोटे से गणराज्य के सरदार थे, जो युद्ध में मारे गए। उनकी मां ने उन्हें एक चरवाहे परिवार के हवाले कर दिया, जहां उनका पालन पोषण हुआ। बचपन में ही चंद्रगुप्त में नेतृत्व के गुण दिखाई देने लगे थे। कहा जाता है कि वे अपने दोस्तों के साथ खेलते समय हमेशा राजा बनने का खेल खेलते थे, और उनकी रणनीति इतनी शानदार होती थी कि लोग हैरान रह जाते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात चाणक्य से हुई, जो आगे चलकर उनके गुरु और मार्गदर्शक बने। उनके बचपन का एक और रोचक किस्सा यह है कि वे जंगल में जानवरों के साथ समय बिताते थे। कहा जाता है कि वे भेड़ बकरियों को चराने के दौरान जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करते थे। इस दौरान उनकी हिम्मत और साहस का पता चलता था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह साहस ही आगे चलकर उनके युद्ध कौशल का आधार बना। लेकिन उनका जीवन तब तक साधारण ही रहा, जब तक उनकी मुलाकात चाणक्य से नहीं हुई। चंद्रगुप्त की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात चाणक्य से हुई। चंद्रगुप्त और चाणक्य की मुलाकात को इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना माना जाता है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक विद्वान और शिक्षक थे। उनकी बुद्धि और राजनीतिक समझ की ख्याति पूरे भारत में फैली हुई थी। एक दिन चाणक्य मगध के इलाके से गुजर रहे थे, जब उन्होंने चंद्रगुप्त को बच्चों के साथ खेलते देखा। चंद्रगुप्त उस समय एक नकली दरबार लगा रहे थे। उन्होंने अपने दोस्तों को मंत्री, सैनिक और दूत की भूमिकाएं दी और खुद राजा बनकर फैसले सुना रहे थे। उनकी बातों में एक आत्मविश्वास और नेतृत्व की झलक थी, जो चाणक्य को प्रभावित कर गई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से बात की और उनकी बुद्धि को परखा। उन्होंने पूछा, अगर तुम्हें एक राज्य मिले तो तुम उसे कैसे चलाओगे? चंद्रगुप्त ने जवाब दिया, मैं अपने लोगों को खुश रखूंगा, दुश्मनों को हराऊंगा और अपने राज्य को मजबूत बनाऊंगा। यह जवाब सुनकर चाणक्य ने फैसला कर लिया कि यह लड़का उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करेगा। चाणक्य का सपना था भारत को एकजुट करना और नंद वंश के अत्याचार को खत्म करना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले जाने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले उन्होंने चंद्रगुप्त के परिवार से बात की। कुछ स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त की मां ने चाणक्य को आशीर्वाद दिया और कहा, इस बच्चे को वो बनाइए जो ये दुनिया को बदल सके। इस तरह चंद्रगुप्त का सफर एक साधारण गांव से तक्षशिला की ओर शुरू हुआ। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने संरक्षण में लिया और उन्हें तक्षशिला ले गए। वहां चंद्रगुप्त को सैन्य प्रशिक्षण, शास्त्रों का ज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र और युद्ध कला की शिक्षा दी गई। तक्षशिला उस समय भारत का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था। वहां चंद्रगुप्त को चाणक्य ने हर तरह की विद्या सिखाई। चंद्रगुप्त की शिक्षा में न सिर्फ किताबी ज्ञान था, बल्कि
व्यावहारिक प्रशिक्षण भी शामिल था। उनकी शिक्षा दो हिस्सों में बंटी थी, सैद्धांतिक और व्यावहारिक। सैद्धांतिक शिक्षा में उन्हें वेद, उपनिषद और दर्शन शास्त्र पढ़ाया गया। चाणक्य ने उन्हें अपनी किताब अर्थशास्त्र के सिद्धांत समझाए, जिसमें राज्य संचालन, कर प्रणाली, जासूसी और युद्ध नीति के बारे में विस्तार से बताया गया था। वे तलवारबाजी, घुड़सवारी और धनुर्विद्या में निपुण हो गए। चाणक्य ने उन्हें यह भी सिखाया कि कैसे एक शासक को अपने दुश्मनों को हराना चाहिए और अपने राज्य को मजबूत करना चाहिए। चंद्रगुप्त को यह सिखाया गया कि एक शासक को अपने लोगों की भलाई के लिए कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। चाणक्य ने उन्हें एक उदाहरण दिया, जैसे एक बगीचे में अच्छे फल देने के लिए सूखी टहनियों को काटना पड़ता है, वैसे ही राज्य में भ्रष्टाचार और दुश्मनों को खत्म करना जरूरी है। इस शिक्षा ने चंद्रगुप्त के दिमाग में गहरी छाप छोड़ी। व्यावहारिक शिक्षा में चंद्रगुप्त को युद्ध कला सिखाई गई। वे तलवारबाजी, भाला फेंकना, धनुर्विद्या और घुड़सवारी में माहिर हो गए। चाणक्य ने उन्हें जंगल में ले जाकर छापामार युद्ध की तकनीकें सिखाईं। एक बार चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जंगल में अकेले छोड़ दिया और कहा, 3 दिन तक बिना मदद के जिंदा रहो। चंद्रगुप्त ने न सिर्फ खुद को जिंदा रखा, बल्कि जंगली जानवरों से अपनी रक्षा भी की। ये अनुभव उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। चंद्रगुप्त की शिक्षा में जासूसी का भी बड़ा योगदान था। चाणक्य ने उन्हें सिखाया कि दुश्मन की कमजोरी को कैसे पता करना है और उसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। उन्होंने चंद्रगुप्त को गुप्तचरों का एक छोटा समूह बनाना सिखाया, जो आगे चलकर उनके राज्य में बहुत काम आया। इस तरह तक्षशिला में बिताए गए सालों ने चंद्रगुप्त को एक योद्धा और शासक के रूप में तैयार किया। शिक्षा पूरी होने के बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य ने नंद वंश को हराने की योजना बनाई। चंद्रगुप्त का जीवन आसान नहीं था। उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों और गणराज्यों में बंटा हुआ था। मगध पर नंद वंश का शासन था, जिसका अंतिम शासक धनानंद एक क्रूर और अत्याचारी राजा था, जिसके पास एक विशाल सेना थी। कहा जाता है कि उसकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 हाथी थे। वो अपने लोगों पर भारी कर लगाता था और विद्रोहियों को बेरमी से कुचल देता था। चाणक्य को धनानंद से व्यक्तिगत दुश्मनी थी, क्योंकि धनानंद ने उनकी बेइज्जती की थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपना हथियार बनाया और नंद वंश को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। शुरुआत में चंद्रगुप्त और चाणक्य ने छोटी छोटी सेनाएं इकट्ठी की। उन्होंने स्थानीय जनजातियों, विद्रोहियों और असंतुष्ट सैनिकों को अपने साथ जोड़ा। उनकी पहली कोशिश थी मगध पर सीधा हमला करना, लेकिन ये योजना असफल रही। नंद सेना ने उन्हें आसानी से हरा दिया, क्योंकि चंद्रगुप्त की सेना अभी छोटी और कमजोर थी। इस हार से चाणक्य को एक सबक मिला। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, हमने भेड़िए के मुंह में हाथ डाल दिया, अब हमें चालाकी से काम लेना होगा। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि सीधे हमले की बजाय छापामार युद्ध और रणनीति से दुश्मन को कमजोर करना चाहिए। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने सबसे पहले छोटे छोटे गणराज्यों और जनजातियों को अपने साथ जोड़ा। उन्होंने पंजाब, सिंध और गांधार के विद्रोही समूहों से संपर्क किया। धीरे धीरे उन्होंने मगध के आसपास के इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया और नंद वंश की जड़ें कमजोर की। फिर उन्होंने स्थानीय लोगों को अपने साथ मिलाया और नंद वंश के खिलाफ विद्रोह भड़काया। चाणक्य ने अपने जासूसों को मगध भेजा, ताकि वे धनानंद की सेना की कमजोरियों का पता लगा सकें। इस दौरान चंद्रगुप्त ने अपनी सेना को मजबूत किया और हाथियों, घोड़ों और हथियारों का इंतजाम किया। कई सालों की मेहनत के बाद 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने मगध पर निर्णायक हमला किया। इस बार उनकी रणनीति अलग थी। चाणक्य ने नंद सेना के अंदर फूट डाल दी थी। कुछ सैनिकों को रिश्वत दी गई,
तो कुछ को विद्रोह के लिए उकसाया गया। चंद्रगुप्त ने मगध की सीमाओं पर कई जगहों से एक साथ हमला किया, जिससे नंद सेना बिखर गई। आखिरी युद्ध पाटलिपुत्र के पास लड़ा गया। ये युद्ध इतना भीषण था कि नदियां खून से लाल हो गई थी। चंद्रगुप्त ने खुद युद्ध के मैदान में उतरकर सैनिकों का नेतृत्व किया। उनकी तलवार हर दुश्मन को चीर रही थी और उनका साहस देखकर उनकी सेना का हौसला बढ़ गया। आखिरकार धनानंद हार गया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। कुछ स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त ने उसे मार दिया, जबकि कुछ कहते हैं कि उसे निर्वासित कर दिया गया। इस जीत के साथ नंद वंश का अंत हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के सिंहासन पर कब्जा किया। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा क्षण था। एक साधारण लड़का जो कभी भेड़ बकरियां चराता था, अब भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का शासक बन गया था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। आगे उनका साम्राज्य और भी विशाल होने वाला था। दोस्तों, 322 ईसा पूर्व में जब चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र पर कब्जा किया और नंद वंश को उखाड़ फेंका, तो यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत थी। चंद्रगुप्त अब मगध के सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी, एक विशाल और बिखरे हुए राज्य को एकजुट करना। उस समय भारत छोटे छोटे गणराज्यों, जनजातियों और राज्यों में बटा हुआ था। चंद्रगुप्त ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने गुरु चाणक्य की मदद से एक मजबूत साम्राज्य की नींव रखी। उनका पहला कदम था एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था बनाना। चाणक्य ने इसमें उनकी बहुत मदद की। चंद्रगुप्त ने अपने राज्य को कई प्रांतों में बांटा, जिन्हें जनपद कहा जाता था। हर जनपद का एक गवर्नर होता था, जिसे कुमार या राजू कहा जाता था। ये गवर्नर सीधे चंद्रगुप्त को रिपोर्ट करते थे। इसके अलावा उन्होंने एक केंद्रीय प्रशासन बनाया, जिसमें कई विभाग थे, जैसे सेना, कर संग्रह, व्यापार और कानून व्यवस्था। चाणक्य उनके मुख्य सलाहकार बने और हर नीति को लागू करने में उनकी अहम भूमिका थी। चंद्रगुप्त की सेना उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। मेगस्थनीज, जो एक यूनानी राजदूत थे और चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे, ने लिखा है कि उनकी सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 युद्ध हाथी और 2,000 रथ थे। ये सेना इतनी विशाल और संगठित थी कि कोई भी दुश्मन उनके सामने टिक नहीं पाता था। चंद्रगुप्त ने अपनी सेना को हमेशा तैयार रखा और हर सैनिक को अच्छा वेतन और सम्मान दिया। उनके शासन में व्यापार और अर्थव्यवस्था को भी बहुत बढ़ावा मिला। चंद्रगुप्त ने सड़कों का जाल बिछाया, जो पाटलिपुत्र को देश के हर कोने से जोड़ता था। इन सड़कों पर व्यापारी अपने सामान को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। उन्होंने नदियों पर पुल बनवाए और सिंचाई के लिए नहरें खुदवाई, जिससे खेती को बढ़ावा मिला। उनकी कर व्यवस्था भी बहुत व्यवस्थित थी। मैगस्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त के राज्य में हर व्यक्ति को अपनी आय का एक हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था, लेकिन यह कर इतना भारी नहीं था कि लोग परेशान हों। चंद्रगुप्त का शासन सिर्फ सैन्य शक्ति और अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने लोगों की संस्कृति और धर्म को भी महत्व दिया। उनके राज्य में बौद्ध, जैन और ब्राह्मणवाद जैसे धर्म फल फूल रहे थे। चंद्रगुप्त खुद धार्मिक रूप से सहिष्णु थे और सभी धर्मों को समान सम्मान देते थे। उनके दरबार में विद्वानों, कवियों और कलाकारों को संरक्षण मिलता था। पाटलिपुत्र उस समय न सिर्फ एक राजनीतिक केंद्र था, बल्कि संस्कृति और कला का भी गढ़ बन गया था। नंद वंश को हराने के बाद चंद्रगुप्त का अगला बड़ा लक्ष्य था उत्तर पश्चिमी भारत को अपने साम्राज्य में शामिल करना। उस समय ये इलाका सिकंदर महान के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के अधीन था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का बंटवारा हो गया था और सेल्यूकस ने अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और पंजाब के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। चंद्रगुप्त के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी।
क्योंकि सेल्यूकस की सेना भी बहुत शक्तिशाली थी और यूनानी युद्ध तकनीकों में माहिर थी। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। ये युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। चंद्रगुप्त ने अपनी विशाल सेना को उत्तर पश्चिम की ओर भेजा। उनकी रणनीति थी कि वे दुश्मन को पहाड़ी इलाकों में घेर लें, जहां यूनानी सेना की भारी मशीनरी काम न आए। चाणक्य ने अपने जासूसों को सेल्यूकस के शिविर में भेजा ताकि उनकी योजनाओं का पता लगाया जा सके। युद्ध कई महीनों तक चला। चंद्रगुप्त ने अपने हाथियों का इस्तेमाल बहुत चतुराई से किया। उनके हाथी यूनानी घुड़सवारों के लिए एक बड़ा खतरा बन गए। एक बड़े युद्ध में, जो संभवतः सिंधु नदी के किनारे लड़ा गया, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को निर्णायक रूप से हरा दिया। सेल्यूकस की सेना पीछे हटने को मजबूर हो गई। इस जीत के बाद दोनों पक्षों के बीच एक संधि हुई। संधि की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस ने अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और पंजाब के क्षेत्र चंद्रगुप्त को सौंप दिए। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 युद्ध हाथी भेंट किए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस संधि के तहत सेल्यूकस की बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से हुआ था। इस संधि ने चंद्रगुप्त के साम्राज्य को और मजबूत किया और उनकी सीमाएं पश्चिम में ईरान तक पहुंच गई। चंद्रगुप्त का व्यक्तिगत जीवन भी उनकी शासकीय जिम्मेदारियों जितना ही रोचक था। उनकी पत्नी का नाम दुर्धरा था, जो उनके बेटे बिंदुसार की मां थी। दुर्धरा के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार उनकी मृत्यु एक दुखद घटना से हुई। कहा जाता है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जहर से बचाने के लिए उनके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाना शुरू किया था, ताकि उनका शरीर उसका आदी हो जाए। ये एक प्राचीन सुरक्षा तकनीक थी। लेकिन एक दिन गलती से दुर्धरा ने वो खाना खा लिया जो चंद्रगुप्त के लिए था। उस समय वे गर्भवती थी और उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि डॉक्टरों ने उनके गर्भ से बिंदुसार को जीवित निकाल लिया। बिंदुसार बाद में मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। चंद्रगुप्त ने अपने बेटे को वही शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जो उन्हें चाणक्य से मिला था। बिंदुसार के शासनकाल में साम्राज्य और विस्तार हुआ और उनके बेटे अशोक ने इसे अपने चरम पर पहुंचाया। चंद्रगुप्त का परिवार उनके साम्राज्य की मजबूती का आधार बना। चंद्रगुप्त का निजी जीवन बहुत सादा था। मेगस्थनीज ने लिखा है कि वे एक साधारण महल में रहते थे और अपने सैनिकों की तरह ही सादा भोजन करते थे। वे अपने लोगों के बीच रहना पसंद करते थे और अक्सर गांवों का दौरा करते थे ताकि उनकी समस्याओं को समझ सके। उनका ये व्यवहार उन्हें अपने प्रजा के करीब लाया। चंद्रगुप्त का जीवन सिर्फ युद्ध और शासन तक सीमित नहीं रहा। 298 ईसा पूर्व में, जब वे लगभग 42 साल के थे, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अपने बेटे बिंदुसार को सिंहासन सौंप दिया और खुद सांसारिक जीवन को त्याग दिया। वे जैन धर्म की ओर मुड़ गए और अपने आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए। श्रवण बेलगोला, जो आज कर्नाटक में है, वो जगह थी जहां चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के आखिरी दिन बिताए। जैन धर्म में सल्लेखना नाम की एक प्रथा होती है, जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे भोजन और पानी छोड़कर अपने शरीर को त्याग देता है। चंद्रगुप्त ने इसी प्रथा को अपनाया। कहा जाता है कि वे एक पहाड़ी पर ध्यान करते हुए अपने प्राण त्यागे। उनकी मृत्यु के साथ एक महान सम्राट का युग समाप्त हुआ, लेकिन उनकी विरासत मौर्य साम्राज्य के रूप में आगे बढ़ती रही। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी एक ऐसी मिसाल है जो हमें सिखाती है कि मेहनत, हिम्मत और सही मार्गदर्शन से कोई भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। एक साधारण बालक से एक महान सम्राट बनने तक का उनका सफर प्रेरणादायक है। उनके शासन ने भारत को एकजुट करने की नींव रखी, जिसे बाद में अशोक ने और मजबूत किया। तो आपको चंद्रगुप्त की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। और हां, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम किसी और महान शख्सियत की कहानी लेकर आएंगे।